आई होप आवाज़ आ रही है। हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में या हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है, ये समझ में आ गया। लेकिन इसकी दवाइयाँ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन बनता कैसे है। तो ये थायराइड की एक फॉलिकल है, इसकी एक क्यूबॉइडल सेल्स है। देखने में क्यूबॉइडल नहीं लग रही है लेकिन मान के चलिए कि क्यूबॉइडल सेल्स है। अब ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, इनके जो बाहर की तरफ एक सिम्पोर्टर होता है जो सोडियम और आयोडीन को सिम्पोर्ट करता है। तो इसको हमने बोल दिया सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। यहाँ से आयोडीन आएगा और ये जो अंदर का स्पेस है जिसको हम बोलते हैं कोलोइड, यहाँ पे आके ये आई माइनस होता, जनरली आई माइनस ही तो होता है, आयोडाइड ही तो होता है ना ब्लड में। तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है और इसको कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, इसी कोलोइड में मैं बाहर बना रहा हूँ, ये थायरोग्लोब्यूलिन के साथ मिलके मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन बनाता है। और ये रिएक्शन कौन कैटालाइज करता है, वही अपना भाई थायराइड पेरोक्सीडेज। फिर ये जो MIT और DIT, अच्छा MIT DIT की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनो आयोडोथायरोनिन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थायरोनिन। ये जो मोनो आयोडोथायरोनिन है और ये जो डाई आयोडोथायरोनिन है ये आपस में भाई मिलके वेले बैठे हैं तो कपल बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और इससे क्या बनता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब MIT और DIT मिलेंगे तब क्या बनेगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और जब DIT मिलेंगे तब क्या बनेगा, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो T3 और T4 बन गया। सेम रिएक्शन को अगेन कौन कैटालाइज करेगा, अपना भाई थायराइड पेरोक्सीडेज। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड में ज़्यादा कौन सा होता है, T3 या T4। तो मैंने बोला जो ज़्यादा बनेगा वो ही ज़्यादा होगा ब्लड में। तो बनता कौन है ज़्यादा, T4 ज़्यादा बनता है। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन कि काम ज़्यादा कौन करता है, तो काम ज़्यादा करता है T3, मोर पोटेंट। तो बना T4 ज़्यादा लेकिन काम T3 कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब क्या है कि इस T4 को T3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ब्लड में जाके T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन। ठीक है, ये हो गई बेसिक बातें। अब हमें इसकी दवाइयाँ पढ़नी हैं, तो हम इसको कितने लेवल पे ब्लॉक कर सकते हैं दवाइयों को या सिंथेसिस को। सबसे पहले तो ये जो सिम्पोर्टर है इसको ब्लॉक करा जा सकता है। तो स्टार्टिंग विद NIS ब्लॉकर। NIS का मतलब क्या होता है, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल थायोसाइनेट, बस नाम याद रखना है, थायोसाइनेट। आजकल ये रेयरली यूज होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिक होती है। फिर दूसरी जो दवाई है वो है थायराइड पेरोक्सीडेज इनिबिटर्स, क्योंकि मोस्टली हर रिएक्शन को यही कैटालाइज कर रहा है। तो इसमें दो ग्रुप होते हैं, पहला है कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल। और दूसरा जो ग्रुप है वो होता है उसमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, P4 प्रोपाइल थायोयूरेसिल, P4 पेरिफेरल कन्वर्जन को ये इनिबिट करता है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करता। P4 P4 प्रोपाइल थायोयूरेसिल और P4 लेस पोटेंट, इसकी पोटेंसी कम होती है जबकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। P4 प्रोपाइल थायोयूरेसिल तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, जबकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। P4 प्रोपाइल थायोयूरेसिल तो इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो कम होती है जबकि इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस हो गया। अब समस्या क्या है कि ये थायराइड बनने को रोक रही है, लेकिन जो थायराइड ऑलरेडी बना पड़ा है उसको थोड़ी ये कुछ कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकती है। तो इनको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये स्लो एक्टिंग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स। तो इनका रिस्पॉन्स आने में लगभग 3 से 4 वीक लग जाते हैं, क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड के पास इतना थायराइड पड़ा होता है कि वो 3-4 वीक तक बिना अगर नया ना भी बने तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये
अब जो प्रोफाइल थायोयूरेसिल है ये दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और बाकी किसी भी केस में अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो होती है कार्बामिजोल या मेथिमाजोल, राइट। ये हो गई थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर। अच्छा एक और बात, इन्हीं ड्रग्स को बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। भाई ऐसा क्यों, बाकी को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये थायराइड हार्मोन को बनने को रोक रही है डायरेक्ट, बाकी कोई और मैकेनिज्म से काम नहीं कर रही, थायराइड हार्मोन का बनना रोक रही है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग। तीसरी जो दवाइयां हैं वो क्या करती है, वो सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। इसके अंदर आता है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लुगोल्स आयोडाइड। अब ये क्या कर रही है, सिक्रेशन को रोक रही है, तो इसलिए ये फास्टेस्ट एक्टिंग हो जाएगी, फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग्स। और इनका जो मेन थेरेप्यूटिक यूज है वो सर्जरी के बिल्कुल, जब थायराइड सर्जरी होती है सर्जरी के पहले दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं वो ग्लैंड को फैम ब्लड वेसल्स को थोड़ा लूज करके, जिससे ब्लड जो थायराइड सर्जरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होगा उसको कम करती है, इसलिए ये प्री ऑपरेटिव ड्रग ऑफ चॉइस होती है बिफोर द थायराइड सर्जरी। चौथा हम क्या कर सकते हैं कि जो T4 से T3 बन रहा है उसको रोक सकते हैं, माने पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक सकते हैं। तो अभी एक दवाई में पढ़ा के आया हूँ कि कौन सी एक दवाई है जो पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकती है। यस, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसी कैटेगरी में दूसरी दवाई आती है प्रोप्रेनोलोल। इसी में एक और आती है प्रेडनिसोलोन। अब मुझे कोई एक अच्छा बच्चा बताएगा कि प्रेडनिसोलोन और कहाँ पढ़ा जाता है? यस, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, राइट। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं थायराइड को कम करने के लिए कि जो थायराइड ग्लैंड का अगर ट्यूमर बन जाए तो हम थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, अगर इसके अंदर रेडियो एक्टिव रेज इमिट करी जाए तो ये क्या करेगी, इस ग्लैंड को नष्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई साहब ऐसी रेडिएशन रेज है क्या हमारे पास जिस पे नाम लिखा हो कि ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड को ही लपेटेंगी? मैंने बोला नहीं, उसके तो जो लपेट में आएगा वो सबको लपेट देगी। तो फिर क्या करें? तो मैंने बोला कि एक आयोडीन होता है I-131, ये क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव रेज इमिट करता है। वो कौन सी होती है? बीटा रेज होती है। और बीटा रेज क्या है कि एक तो शॉर्ट डिस्टेंस तक जाती है और इनकी पोटेंसी कम होती है, लेस पोटेंट होती है। और आयोडीन कहाँ जाके स्टोर होता है? ऑब्वियसली कोलोइड में। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो मेनली कहाँ होगा? ये जो आसपास का थायराइड टिश्यू है उसी पे इसका मेन इफेक्ट होगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा वो परमानेंट होगा। जैसे बाकी की दवाइयाँ अगर हमने स्टॉप कर दी तो थायराइड का जो लेवल है वो वापस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एक बार थायराइड ग्लैंड टिश्यू ही डिस्ट्रॉय हो गया तो थायराइड बनाएगा कौन? अरे हाँ या ना? तो ये परमानेंट होता है। तो जिनकी एज कम हो उनमें ये ड्रग अवॉइड करी जाती है। जैसे कि अगर किसी की एज 35 साल से कम हो तो उनमें ये दवाई नहीं दी जाती। और दूसरा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि साहब ये जो आयोडीन है ये सिर्फ थायराइड को ही लपेटेगा, ये बाकी ऑर्गन्स को भी लपेट देगा, जैसे हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया? तो मैंने बोला कि आयोडीन को अपटेक करने वाला जो रिसेप्टर है वो सिर्फ इसी के पास है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इसके बाद में लास्ट में जो दवाइयाँ पढ़ते हैं वो होती है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी हाइपरथायरॉयडिज्म। इमरजेंसी हाइपरथायरॉयडिज्म या इसको बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया इमरजेंसी हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड स्टॉर्म। इसमें क्या होता है कि थायराइड इतना बढ़ जाता है कि आदमी के पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, ये जितने भी
सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाते हैं। तो इस केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है प्रोप्रेनोलोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी हाइपरथायरॉयडिज्म इज प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल क्या होती है? एक बीटा ब्लॉकर होती है। और कौन सी बीटा ब्लॉकर होती है? ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है। याद है कि नहीं है भाई? पढ़ाया था यार मैंने, तो आपको याद ही नहीं तो हम क्या करें, देख लेना वो लेक्चर जाके। बाकी के अगर कोई भी केस आए तो उसमें कौन सी होती है ड्रग ऑफ चॉइस? ऑब्वियसली कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल, पढ़ाई था अभी। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में पूछे तो कौन सी होती है? प्रोपाइल थायो यूरेसिल। हाँ है ना? तो ये था एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग्स। अब इसमें अगर कोई डाउट है या कुछ बात समझ नहीं आई हो या कुछ फीडबैक हो कि भाई इस को ऐसे पढ़ाना चाहिए था, इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए था, ये कमी है, ये गलती है, तो उसके लिए एक बड़ा सा कमेंट सेक्शन नीचे खुला है जिसमें आप लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।